चलिए, क्या हाल चाल है बाबू लोग, बताइए कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया हैं। देखिए, सुन पा रहे हैं हमको हो? कमेंट कीजिए तो। सुन पा रहे हैं तो? सुन पा रहे हैं? बताइए। यस और नो, हम दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं? देखो जी, कमेंट दिखाओ। दिखाई सुनाई दे रहे हैं? अगर दिखाई सुनाई दे रहे हैं तो बोलिए यस। उसके बाद फिर आगे हम पढ़ाना शुरू करेंगे आपको। यस, आ रहा है कमेंट? कमेंट पढ़ते रहना। देखिए बाबू, आज के डेट में अगर हम देखें ना, हर एग्जाम में, हर एग्जाम, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर यानी समसामयिकी घटना, यानी वर्तमान में जो घटना घटित हुई है 6 महीना, 6 माह, साल भर में, उन घटनाओं से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसे ही हम लोग करंट अफेयर कहते हैं, समसामयिकी घटना कहते हैं। तो हर एग्जाम में करंट अफेयर का काफी अहम रोल होता है। करंट को लेकर संस्थान हमेशा प्रयासरत रहा है। हर एग्जाम से पहले करंट का क्लास जो है हम लोग करवाए हैं, लेकिन अब संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि करंट के क्लास रेगुलर होंगे। जैसे जीएस का क्लास आपको रेगुलर होता है, उसी प्रकार से जो है करंट अफेयर का भी क्लास जो है रेगुलर हम लोग रख रहे हैं। तो आप समय नोट कर लीजिए। प्रतिदिन शाम में 7:30 से 9, प्रतिदिन शाम में 7:30 से 9 संस्थान के बीपीएससी के यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु बीपीएससी ऑफिशियल और मंडे टू फ्राइडे करंट का क्लास होगा। और यह करंट का क्लास आपको हर एग्जाम में, बिहार पुलिस एग्जाम से लेकर के बीपीएससी तक, हर एग्जाम में यह करंट का क्लास आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। और यह करंट का क्लास अगर हम देखें तो देखिए, संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो ज्ञानधारा पब्लिकेशन से हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए वार्षिकांक निकाला था। 18 और 21 को बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें 80 से 90% प्रश्न जो है संस्थान के करंट अफेयर से पूछे गए थे। और फिर उसके बाद ही संस्थान ने यह निर्णय लिया कि हम लोग प्रत्येक 3 माह पर जो है करंट का बुक निकालेंगे, जिसमें 2026 का करंट अफेयर का पहला त्रैमासिक बुक जो है निकल चुका है। और ये बुक मार्केट में आपको अवेलेबल है। और इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक में कुरुक्षेत्रा हो गया, योजना हो गया, पीआईबी हो गया, समाचार पत्र हो गया, हर चीज को हमने इसमें शामिल किया है। इसी बुक को हम लोग पढ़ाएंगे। और सालों भर मंडे टू फ्राइडे, सालों भर मंडे टू फ्राइडे संस्थान के इसी, जिस चैनल पर आप लाइव हैं, इसी चैनल पर करंट का क्लास होगा शाम में 7:30 बजे से, शाम में 7:30 बजे से। और यही जो संस्थान का बुक है, इसी बुक से जो है हम लोग करवाएंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर हम आपको अगर देखें तो सब लोग जो है ये बुक परचेज कर लीजिएगा। और मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा बाबू, ठीक है। और इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक में जब आप बुक को देखिएगा ना, तो बुक में अगर आपको देखा जाए तो शुरू में जो है हम विषय सूची दिए हैं, विषय सूची दिए हैं। इसमें आपको टोटल 20 मिल जाएगा। इसमें पहला है प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, फिर नोबेल पुरस्कार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इस प्रकार से जो है 20 तक है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 नंबर चैप्टर में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम 5 सेट दे दिए हैं। और प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन जो है उसमें, और साथ ही साथ उसके नीचे जो है आपको आंसर है। तो यह
करंट का जो क्लास है आगामी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगामी बिहार दरोगा का जो एक्साइज का 78 पोस्ट वाला प्रीलिम्स होना है उसके लिए, और साथ ही साथ जो है बिहार पुलिस, मद्य निषेध, हर एग्जाम, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर का प्रश्न पूछता है, हर एग्जाम के लिए जो है ये क्लास आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। लगा बोलिए। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। आइए, पहला है प्रमुख नियुक्तियां। राष्ट्रीय नियुक्ति है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो ये प्रमुख नियुक्तियां हैं। प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जो है हम लोग जानते हैं। पहला चैप्टर प्रमुख नियुक्तियां ही है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की नियुक्तियों को लेकर चर्चा है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर जो है हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है। और गणराज्य किसको कहा जाता है? अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आप गणराज्य को जानते हैं। गणराज्य का क्या मतलब होता है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं, वैसा देश या वैसा राष्ट्र जिसके राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हो उसी को गणराज्य कहा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? भारत एक गणराज्य है ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। इसी वजह से भारत को हम लोग गणराज्य भी कह सकते हैं। तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो आपके द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में देश की राष्ट्रपति है। और क्रम संख्या से अगर हम देखें तो क्रम संख्या से जो है द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है। जबकि आप सब लोग जानते हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने हैं। राजेंद्र प्रसाद के बाद अगर हम देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी, फिर उसके बाद जो है आपको रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है आपको 2022 ईस्वी से लेकर के अभी तक 2022 ईस्वी से लेकर के अभी तक जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है आपको देश के राष्ट्रपति के तौर पर जो है आपको कार्यरत है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 2022 से वर्तमान समय तक 2022 से वर्तमान समय तक अगर हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू जो है देश के राष्ट्रपति के तौर पर है और क्रम संख्या से 15वीं है। और आप सब लोग को अभी हमने तुरंत बताया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, इसको लेकर के जानकारी हमें अनुच्छेद 54 देता है। और अनुच्छेद 54 यह कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखें, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर उसी प्रकार से अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 55 हमें इस बात की जानकारी देता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीका से होता है। तो हमने आपको बार बार बताया है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। भारत में अगर हम निर्वाचन की बात करें, भारत में अगर हम चुनाव की बात करें, निर्वाचन की बात करें, तो भारत में निर्वाचन जो है बाबू आपको दो तरीका से होता है। भारत में निर्वाचन आपको दो तरीका से होता है। भारत में निर्वाचन अगर हम देखें तो भारत में निर्वाचन जो है आपको दो तरीका से होता है। एक अगर हम लोग देखें तो एक होता है आपको फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। देखिए, अब फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम किसे कहते हैं और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किसे कहते हैं? तो देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, वैसी निर्वाचन प्रणाली जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, वैसी निर्वाचन प्रणाली जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, उसी को फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, मुखिया के चुनाव हो गए, ये सब फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। फिर इसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की हम बात करें तो वैसी निर्वाचन प्रणाली जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो कुल पड़े वैध मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करता है, वैसी निर्वाचन प्रणाली जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो कुल पड़े वैध मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करता है, उसी निर्वाचन प्रणाली को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली के तहत अगर हम देखें तो इसी प्रणाली के तहत देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, इसके बाद अगर हम देखें तो विधान परिषद का चुनाव होता है। ये सब चुनाव जो है आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत ही होता है। अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो है राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत ही होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर आपने राष्ट्रपति को देख लिया है, और राष्ट्रपति के बाद अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं जो कि क्रम संख्या से 15 में है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं जो कि क्रम संख्या से क्या में है? 15 में है। देखिए बाबू, आप जानिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और फिर अनुच्छेद 64 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात अनुच्छेद 63 कहता है, और 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, वही राज्यसभा के सभापति भी हैं। ठीक है बाबू, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 देता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे वह मनोनीत हो, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे वह मनोनीत हो, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और फिर तब जाकर के उपराष्ट्रपति का फिर से निर्वाचन हुआ। और भारत में 2 गठबंधन अस्तित्व में है वर्तमान में, एक है इंडिया गठबंधन और एक है एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर जो गठबंधन बनता है उसको हम लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं, और भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर जो गठबंधन बनता है उसको हम लोग एनडीए गठबंधन कहते हैं। उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ, एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बनाया, और इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को बनाया, बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया। तो अभी हाल में कुछ दिन पहले जो है आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार बने थे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो सीपी राधाकृष्णन जो है आपको एनडीए के उम्मीदवार बने थे उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने थे बी सुदर्शन रेड्डी। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर हम देखें तो टोटल 767 एमपी ने मतदान किया था। टोटल 767 एमपी ने जो है आपको मतदान किया था उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। और हमने आपको अभी तुरंत बताया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सभी सदस्य जो है आपको भाग लेते हैं। लोकसभा में वर्तमान में कुल सदस्य है 543, लोकसभा में वर्तमान में कुल सदस्य है 543 और राज्यसभा में वर्तमान में है 245। तो टोटल जोड़िएगा तो 5 3 8 हो गया, फिर 4 4 8 हो गया, और 5 3 8 हो गया, 4 4 8 हो गया और 5 2 7 हो गया। यानी टोटल 788 मेंबर में से 767 मेंबर ने जो है आपको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया, जिसमें 15 मत अवैध हो गया। 15 मत अवैध हो गया। 15 मत की अगर हम बात करें तो 15 मत जो है आपको अवैध हो गया। और हमेशा जो काउंटिंग होता है ना, वैध मतों का काउंटिंग होता है हमेशा। अगर हम देखें तो वैध मतों का काउंटिंग होता है बाबू आपको, ठीक है। तो ये 15 मत अवैध हो गया। अब देखिए कितना सेंसिटिव मैटर है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि, जिस जनप्रतिनिधि को हम चुन करके भेजते हैं, वो जनप्रतिनिधि मत तक डालने के लिए नहीं जानते हैं। 15 मत अवैध हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 767 में से 15 मत अवैध हो गया, तो टोटल काउंटिंग अगर देखा जाए तो टोटल काउंटिंग 752 मतों का हुआ। और 752 मतों में से सीपी राधाकृष्णन को अगर देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन को जो है 452 मत प्राप्त हुआ था। 452 मत प्राप्त हुआ था सीपी राधाकृष्णन को। और फिर सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुआ था। 300 मत जो है आपको सुदर्शन रेड्डी को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार जो है सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते और देश के 15वें उपराष्ट्रपति जो है आपको सीपी राधाकृष्णन बने। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। किसको हरा करके? बी सुदर्शन रेड्डी को। कितने मतों से हरा करके? तो 152 मतों से हरा करके। इसके बाद प्रधानमंत्री, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं। अगर हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित, चुनाव के माध्यम से ये चुने जाते हैं, यानी निर्वाचित होते हैं। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। देखिए बाबू, आपको अगर देखा जाए तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 2014 से लेकर के वर्तमान समय तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और पंडित नेहरू से लेकर के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उनसे लेकर के नरेंद्र मोदी तक अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर क्रम संख्या से जो है आपको 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है आपको बने हैं। और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। आप मोदी जी को देखिए, मोदी जी को पिछले 15 वर्ष से लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। तो मोदी जी पिछले 15 वर्ष से जो है आपको पिछले 12 वर्ष से बहुमत प्राप्त है। 15 नहीं, 12 वर्ष से, और 15 वर्ष तो रह ही जाएंगे, समझ गए ना। 2029 तक अब उनको कौन हटाने वाला है? हमको तो नहीं लगता है हटाने वाला है। उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है। तो आपको पंडित नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जो 15 प्रधानमंत्री बने हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनमें अगर देखा जाए तो 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। वो 6 कौन है? तो एक हो गए आपको कौन? तो एक हो गए नरेंद्र मोदी जी। उनके पहले अगर आप देखेंगे तो एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी, ये 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री पद पर भी हुआ करते थे, तो ये प्रधानमंत्री के बारे में जानना है। और एक बात और जानिए बाबू, पता है आपको पंडित नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए निधन हुआ था। और जब पंडित नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए निधन हुआ था तो फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री का भी पद पर रहते हुए निधन हो गया और देश से बाहर उनका निधन हुआ। ताशकंद में उनका निधन हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध की समाप्ति को लेकर ही भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता में भाग लेने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी गए हुए थे और फिर उनका जो है भारत से बाहर निधन हो गया। और फिर लाल बहादुर शास्त्री के निधन होने के बाद
फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जो है गुलजारी लाल नंदा ने काम किया था। गुलजारी लाल नंदा भी प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर। और एक बात जानिए, पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और साथ ही साथ श्रीमती इंदिरा गांधी। ये सब बात भी जो है बाबू आपको याद रखना है। अब अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो सर आपको करवाएंगे, हम भी करंट में रहेंगे और हमारे साथ साथ हमको इस करंट के सेशन में जो शिक्षक आपको मदद करेंगे, वरुण सर आपको मदद करेंगे, तो हम आमंत्रित करेंगे वरुण सर को। वरुण सर आइए। देखिए वरुण सर हैं, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे इस सेशन में, साथ ही साथ जो है वरुण सर भी जो है आपको करंट के सेशन को देंगे और हम लोग इसको सालों भर अब चलाएंगे। और प्रत्येक 3 माह पर करंट का बुक आएगा और ये सेशन जो है सालों भर चलेगा, मंडे टू फ्राइडे शाम में 7:30 से 9। तो हमने तो आपको पढ़ा ही दिया है, आप हमसे हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। आगे वरुण सर से करंट अफेयर आप पढ़िए और हम भी जो है आपको आते रहेंगे इस क्लास में। सब लोग जुड़िए और पढ़िए। धन्यवाद। तो सर ने यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनकी जो यहाँ पर चुनाव और का जो नियुक्ति है, इसके संबंध में जो करंट है वो सर ने आपको सीक्वेंस में पॉलिटी के साथ साथ, अर्थात पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थी, सभी बिंदु को सर ने एक एक करके बारी बारी से डिस्कस किया। इसमें हम लोगों को राजनैतिक, गैर राजनैतिक, प्रशासनिक, अंतर्राष्ट्रीय, इन सभी नियुक्तियों को भी हमें देखना है। कुछ आयोग जो है, आयोग की जो नियुक्ति होती है अध्यक्ष की, उस नियुक्ति के बारे में भी इसमें हम लोगों को देखना है। साथ ही साथ हमारा ये जो बुक है, ये त्रिमासिक बुक है, जो सब लोग आप अभी कर रहे हैं कि ये बुक के आगे लिखा हुआ है त्रिमासिक करंट अफेयर बिहार करंट अफेयर के साथ में, इसमें जो भी है उसमें बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण है उस सभी चीजों को दिया गया है। और ये TRE 4 के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि सितंबर माह में TRE 4 का आयोजन BPSC करेगी, जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है BPSC की, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अभी जो 72वीं BPSC जो आपके सामने है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नियुक्ति से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसलिए हम लोग का प्रथम जो ये टॉपिक है, ये है नियुक्ति। फिर नियुक्ति के बाद आगे हम लोग नोबेल प्राइज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारी जो आपके अभी वन सर्वेक्षण आया है वो पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें भारत और बिहार दोनों के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग वहां पे पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी तो चलिए ये ऑनलाइनर है, इसमें डिटेल देना है, लेकिन आगे चल करके हम लोग प्रॉपर तरीके से सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आसानी से हम उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अगला इसमें है कि राज्यसभा के सभापति। आप सबको पता है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और CP राधाकृष्णन, अभी सर ने आपको बताए हैं कि CP राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति हैं और ये धनखड़ साहब के बाद ये आए हैं, तो ये अभी राज्यसभा के क्या हैं, सभापति हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों में से उपसभापति की यहाँ पर क्या की जाती है, इनको चुनाव किया जाता है। और अभी राज्यसभा के उपसभापति कौन है, श्री हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और वो अभी कौन है, CP राधाकृष्णन है। और दूसरा राज्यसभा के उपसभापति कौन है, अभी हरिवंश नारायण सिंह है। नेक्स्ट, राज्यसभा के महासचिव। महासचिव का जो काम है बेसिकली सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित संचालित करना होता है, इसलिए यहाँ पर राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बाद सचिव को नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में हमारे राज्यसभा, जिसे हम ऊपरी सदन भी कहते हैं, ऊपरी हाउस के नाम से भी, अपर हाउस के नाम से, ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है। और अभी कौन है, उनका नाम है प्रबोध चंद्र मोदी। तो याद रखिएगा इन तीनों चीजों को। हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन है और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा, अर्थात जो अपर हाउस होती है, अपर हाउस के वो क्या होते हैं, सभापति होते हैं। अपर हाउस के उपसभापति श्री हरवंश नारायण सिंह हैं और अपर हाउस के महासचिव प्रमोद चंद्र
मोदी हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आता है कि राज्यसभा के नेता विपक्ष। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम राज्यसभा में आते हैं तो यहाँ पे विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, और सिंपल सी है कि हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहा जाता है कि विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और हमेशा कहा जाता है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष कमजोर है तो समझिए कि सही डिसीजन लेने की प्रक्रिया बहुत ही, सही डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा उसमें डिस्टरबेंस हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र का सबसे मूल सिद्धांत है कि लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष की अहमियत है उतना ही विपक्ष की अहमियत है। क्योंकि विपक्ष जब तक नहीं होगा, कौन उंगली उठाएगा, कौन क्रिटिसाइज करेगा? तो क्रिटिसाइज करने के लिए वहां पर एक नेता को चुना जाता है। ऐसे हर पार्टी के नेता होते हैं वहां पे, लेकिन एक विपक्ष के नेता को चुना जाता है। और वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। आपको पता है ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस है उसके ये अध्यक्ष भी हैं, रह चुके हैं। अगला है राज्यसभा के नेता। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष मतलब दोनों साइड के होते हैं, लीडर वहां पे होते हैं, ठीक है। और सत्ता पक्ष के जो नेता है वो कौन है? जेपी नड्डा। तो हमेशा याद रखिएगा कि विपक्ष में राज्यसभा में नेता कौन है? विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन है उसके नेता कौन है? यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। और जो राज्यसभा के सत्ता पक्ष हैं, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनका नाम क्या है? जेपी नड्डा है। अगला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बेसिकली आपको पता है कि ओम बिरला के द्वारा, इससे पहले ये कोटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ओम बिरला, इससे पहले भी ये थे और इस बार भी है। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? भी ओम बिरला हैं। और ये कहां से चुनकर आते हैं? तो याद रखिएगा ये कोटा राजस्थान से चुनकर आते हैं। अगला लोकसभा नेता विपक्ष। नेता विपक्ष राहुल गांधी है, क्योंकि आपको पता है कि भाई कांग्रेस के ये मुख्य फेस हैं और ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री के चेहरा भी हैं। और विपक्ष के नेता लोकसभा में ये कौन है? तो राहुल गांधी है। तो ये हमेशा जब से ये लोकसभा में ये इनकी एक वर्चस्व बढ़ी है तो हमेशा ये विपक्ष में रहते हैं, क्योंकि ये जब से वर्चस्व में आए हैं, क्या दुर्भाग्य है कि इनकी सत्ता आई ही नहीं है और ये हमेशा विपक्ष में बैठते हैं, जिसके कारण ये लोकसभा के नेता विपक्ष में कौन है? राहुल गांधी है। अगला लोकसभा के महासचिव कौन है? सेक्रेटरी कौन है? जो सारे कार्य को कंट्रोल करते हैं, तो उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह, जो सारे के सारे कार्यों को कंट्रोल करते हैं। लोकसभा के ये क्या है? ये सचिव हैं जिनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। तो फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? एक बार लोकसभा पहले हम चलते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति कौन है? इनका नाम श्री हंस नारायण सिंह है। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट राज्यसभा के नेता विपक्ष, नेता में कौन है? तो राज्यसभा सदस्य होंगे। और राज्यसभा सदस्य नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के कौन है नेता? तो उनका नाम है जेपी नड्डा है। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी ओम बिरला थे और ओम बिरला राजस्थान के कोटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी, ऑलरेडी, क्योंकि भाई कांग्रेस के ये सबसे बड़े चेहरा हैं, प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में आए थे। और ये क्या है? तो ये लोकसभा के नेता विपक्ष। दूसरा लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। तो याद रखिए कि लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। चलिए अगला, अब न्यायिक प्रमुख के रूप में आते हैं। न्यायिक प्रमुख का अर्थ है कि हमारा जो न्यायालय, हमारा जो न्यायिक सिस्टम है, वो आप देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर हमारी न्यायिक प्रक्रिया है। इसके बाद जिला स्तर पर, उसके ऊपर है राज्य स्तर जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। और सबसे जो अपर पार्ट में वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि वो पूरे न्यायिक प्रक्रिया का मूल आधार है, वहीं से सारी न्यायिक प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाता है। पहला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत।
ठीक है, तो अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। और ये याद रखिएगा कि ये भारत के कैमे मुख्य न्यायाधीश है? 53वें मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश बेसिकली ये जो इनका जो एक पद होता है, ये न्यायिक प्रमुख होते हैं। एक राष्ट्र के सबसे न्यायिक प्रमुख जो होता है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश है। और इनके द्वारा सारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियरी सिस्टम है पूरे इंडिया की, जैसे हम बात करते हैं कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये विधायिका का पद है, उसमें जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को मूल कंट्रोल जो करती है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजों में सुप्रीम होते हैं वो हमारे कौन है? चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस सूर्यकांत हैं, जो कैमे चीफ जस्टिस हैं, ये 53वें चीफ जस्टिस हैं भारत के। नेक्स्ट, महान्यायवादी। आपको बता दूं कि महान्यायवादी का जो पद है ये केंद्र में होता है। ठीक है, महान्यायाधीश का पद कहां होता है? केंद्र में होता है। और जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो राज्य में होते हैं। एक तरीके से कहिए कि मान लीजिए पूरी सिस्टम चलती है, पूरा एक हमारा राष्ट्र चलता है, सरकार उसे चलाती है। सरकार भी नियम के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रेगुलेट करता है। अब जो कार्यपालिका विधायिका में जो लोग बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो जुडिशियरी के मेंबर थे कभी, या वो एक्सपर्ट होंगे। सर जैसे भी बताए हैं कि उपराष्ट्रपति की चुनाव हुआ और 15 मत अवैध हो गया। मतलब आप समझिए कितनी शर्म की बात है कि हम लोग अगर मुखिया विधायक एमपी चुनते हैं, चलिए वहां बोकस हम समझ में आता है, यार बोकस हो गया, चलो यार कोई पढ़ा हुआ नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता, बोकस हो गया, मानते हैं, चलिए वो इग्नोर किया, इग्नोरेंस के लायक है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर जाकर के बोकस मत देता है तो समझिए वो अपने राज्य का और अपने क्षेत्र का क्या विकास करेगा, वो आप इसको सोच सकते हैं। यहां पर बेसिकली जो महान्यायवादी वो होते हैं जिनका काम होता है जुडिशियरी एडवाइस देना, सलाह देना, इसको केंद्र को, सत्ता के सरकार को, सत्ता में जो सरकार है उनको देना होता है। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। और ये हमारे 16वें महान्यायवादी हैं जिनके द्वारा या इस पद के द्वारा हमारे सरकार को जुडिशियरी एडवाइस दिया जाता है। अगला है सॉलिसिटर जनरल, और वर्तमान में तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में रखा गया है। तो याद रखिएगा कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी हैं। और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। नेक्स्ट, अब आते हैं सेना के प्रमुख। देखिए हमारे यहां क्या है, हमारी जो पूरी की पूरी संविधान के स्ट्रक्चर है, खास करके सुरक्षा को लेकर के, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, इसमें क्या किया गया है कि तीनों सेना के अलग अलग प्रमुख होते हैं, और उन तीनों सेना के जो कंबाइंड प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसीलिए आज तक आप देखिए कि 1950 में हमारे संविधान को पूर्णतः लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को, और आज तक कभी भी हमारे यहां सैन्य शासन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेना का जो कंट्रोल है, तीनों सेना का, हमारे जल थल और वायु तीनों सेना का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति का। तीनों का अलग अलग प्रमुख होता है, अर्थात तीनों के अलग अलग प्रमुख होंगे तो कभी भी वो कोरिलेटिव या कोऑपरेटिव इंटर रिलेशन डेवलप कर नहीं सकते हैं। जिसके कारण यहां पे आए कि सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति कौन है? हमारे राष्ट्रपति हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सेना प्रमुख हैं और तीनों सेना के प्रमुख हैं, और तीनों सेना के अलग अलग इंडिविजुअल प्रमुख को अपॉइंट किया जाता है। जिसमें वायुसेना के जो प्रमुख हैं वह है अमरप्रीत सिंह, और ये वायुसेना के 28वें प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख कहने का अर्थ है कि वायुसेना के द्वारा जो भी कार्य की जाती है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्रपति के आदेश या राष्ट्रपति के सहमति पर, उन सभी कार्यों का जो प्रमुख होता है वो अपने डिवीजन में, वो कौन होते हैं? वो वायुसेना प्रमुख होते हैं। और वर्तमान में अमरप्रीत सिंह वायुसेना के 28वें प्रमुख हैं। याद रखिएगा कि वायुसेना के 28वें प्रमुख कौन है? उनका नाम है अमरप्रीत सिंह, और ये वायुसेना के पूरी कंट्रोल एक्टिविटी इनके हाथों में होती है। इसके बाद आता है नौसेना, क्योंकि हमारे सेना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। थल सेना जिसके अंदर आर्मी आती है, वायुसेना जिसके अंदर एयरफोर्स आता है, और जो हमारा नौसेना है जिसके अंदर हमारी नेवी की पूरी डिवीजन या पूरा सिस्टम डेवलप करता है।
जो कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्रों में हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करती है। तो नौसेना प्रमुख अभी कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं। और नौसैनिक की जितनी भी एक्टिविटी होती है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, वो किनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? नौसेना अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में 26वें नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। तो याद रखिएगा कि तीनों सेना के जो प्रमुख है, सर्वोच्च सेनापति हैं, ये कौन होती हैं? राष्ट्रपति होती है। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं और ये हमारे सर्वोच्च सेनापति हैं। दूसरा, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये अमरप्रीत सिंह है, जो वायुसेना के 28वें अध्यक्ष है। कभी कभार ये भी पूछा जाता है ये कैमे हैं, इनका सीक्वेंस में कैमान, इनका रैंकिंग है, तो थोड़ा सा रैंक और नाम दोनों याद करके रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि वायुसेना के 28वें जो सेना प्रमुख हैं या सेनापति हैं, वो कौन है? अमरप्रीत सिंह हैं। और नौसेना के 26वें, अब कहेंगे सर 30, 26, 28 ड्यूरेशन का होता है कि उनके ड्यूरेशन के कारण ये संख्या में परिवर्तन हो सकती है। खास करके ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो सेना अध्यक्ष हैं वो अपने कार्यकाल के अंतिम समय में वहां पर पहुंच पाते हैं प्रमोट होकर के, जिसके कारण उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनका जो टेन्योर होता है, अर्थात उनका जो कार्यकाल होता है, नौकरी का कार्यकाल, लगभग अंतिम पड़ाव पे होता है। हाँ, कोई 2 वर्ष पहले बन गए, कोई 2 वर्ष बाद बन गए, तो वो थोड़ा सा ड्यूरेशन का वहां पे डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि इसका मूल कारण ये भी है, आप कहेंगे सर यंग क्यों नहीं आता है? तो यंग के पास कार्य करने और लीडरशिप अर्थात नियंत्रित करने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं हो सकती है ना, इसलिए इनको अंतिम समय में भेजा जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार का स्ट्रैटेजिक पद है, रणनीतिक जगह है। वहां पर शारीरिक कार्यक्रम और मानसिक और आपकी जो कौशल है, जो आपने काम किया, ये 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष जो आपने काम किया है सेना में रह करके, उस कार्य करने के कारण आपकी कौशल विकास कितनी हुई है, उस आधार पर यहां पर नियुक्ति किया जाता है। तो याद रखिएगा कि नौसेनाध्यक्ष अभी 26वें नौसेनाध्यक्ष कौन है? उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और 30वें थल सेना अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। तो हमेशा इस 3 को याद रखिएगा कि 26वें जो नौसेना अध्यक्ष है कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। 28वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और 30वें थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और तीनों सेना के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में कौन है सर्वोच्च सेनापति? तो उनका नाम है, हमारी राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ना, वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ना, एक नया पद नियुक्त किया गया, एक नया पद की संरचना लाई गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। मूलतः चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ना, ये क्या करते हैं? ये सैनिकों को स्ट्रैटेजिक सपोर्ट करते हैं, रणनीतिक सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? रणनीतिक सपोर्ट, अर्थात ओवरऑल उनको रणनीति पूरा, एक जो स्ट्रैटेजी बेस्ड काम होता है ना, रणनीतिक कार्य होती है, रणनीतिक कार्य के लिए वो क्या करते हैं? सलाह देते हैं उन्हें, और अधिक वो उनके कौशल का विकास करने का कार्य किया जाता है। और वर्तमान में याद रखिएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। कौन है ये? तो जनरल अनिल चौहान है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय। देखिए, ये बहुत बड़ी एक मुद्दा है समुद्री सुरक्षा समन्वय का। मुद्दा क्या है कि देखिए, थल जो हमारा है, आप कह सकते हैं कि भूमिगत सीमा, वायु सीमा, भूमिगत सीमा को नियंत्रित करना। एक तो भूमिगत सीमा बहुत बड़ी होती है, अधिकतम हम लोग की जो राष्ट्र में, भारत में है, हमारी भूमिगत सीमा बहुत बड़ी है। आप देखिए कि गुजरात के ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे तक आप आ जाइए, पूरा का पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का पूरा बेल्ट है, इधर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो भूमिगत सीमा बहुत रहेगा। भूमिगत सीमा में एक होती है कि वहां पर मैन पावर का अधिक यूज होता है, लेकिन जो नौसैनिक क्षेत्र होते हैं ना, समुद्री सुरक्षा का जो क्षेत्र होता है, वहां टेक्नोलॉजी यूज बहुत होता है। तो नौसेना और वायुसेना में याद रखिएगा हमेशा टेक्नोलॉजी यूज अधिक होता है। इसलिए आप हमेशा देखते हैं कि हम लोग, भारत जो है ना, वो टॉप 5 इंपोर्टर है, आयातक है। किस चीज का? युद्ध सामग्री का।
या आप कह सकते हैं आर्म्स का। और उसमें आप देखेंगे कि अधिकतम जो आर्म्स आते हैं वो नौसैनिक और वायुसेना का होता है। थल सेना के लिए उसमें प्रतिशत बहुत ही कम होती है। और वर्तमान में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय में किनको चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विश्वजीत दास गुप्ता को। क्या नाम है इनका? विश्वजीत दास गुप्ता को। इनका बेसिकली काम क्या है कि ये समन्वयक हैं, अर्थात जो भी डिस्प्यूट्स होती है, लड़ाई झगड़ा विवाद होता है सीमा को लेकर के, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी एक कमिटी बनाई जाती है। सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम के अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि अगर डिस्प्यूट है, अगर किसी प्रकार की कोई विवाद है, तो उस विवाद को बैठ के सुलझाया जाए। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान और भारत के साथ प्रत्येक वर्ष दो मैसेज ट्रांजेक्शन होती है, दो इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन होती है। एक, ये पाकिस्तान के जेल में कितने भारतीय हैं और भारतीय जेल में कितने पाकिस्तानी हैं, पहला। दूसरा, जो मछुआरा, जो मत्स्य, जो मछली मारने का काम अंतरराष्ट्रीय वाटर में करते हैं, इंटरनेशनल वाटर में करते हैं, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र, तब क्या होता है ना कि भाई मान लो कि कोई तमिलनाडु के क्षेत्र से, गुजरात के क्षेत्र से कोई मछुआरा गया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वाटर में। अब उसके पास जो नेविगेशन सिस्टम है, जो जीपीआरएस है, वो हो सकता है कि उतना एडवांस नहीं हो, और वो गलती से लहर तेज होने के कारण वो भारत के क्षेत्र से बह करके किधर चला गया? पाकिस्तान के क्षेत्र में। तो पाकिस्तान का जो नेवी है उसको पकड़ लेती है। उसी तरीके से पाकिस्तान के क्षेत्र में भी सेम होता है कि वहां के जो मछुआरा हैं वो मछली मारने आते हैं इंडिया, और वो भी इसी तरीके से कभी कोई तेज लहर आई और उसमें उनकी जो नौका है वो बह करके इंडिया के वाटर में आ गया, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर में सब जा सकता है। इंटरनेशनल वाटर में ये दोनों राष्ट्र जा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत तौर से राष्ट्र की जो जल क्षेत्र है उसमें दूसरे राष्ट्र के लोग विदाउट परमिशन नहीं आ सकते हैं। जिसके कारण क्या होता है, उन लोगों को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है, प्रिजन में, जेल में डाल दिया जाता है, और वर्ष में एक बार उनकी ट्रांसफर होती है। आप देखेंगे इस पर एक साउथ की मूवी भी बनी हुई है इस ट्रांसफर पर। तो वो क्या, एक प्रकार का समन्वय स्थापित करना, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं कि चलो ये कोई स्पाई तो नहीं है, कोई घुसपैठी तो नहीं है, लगता है कि नहीं यार ये लोग बेचारे मछली मारने वाले सामान्य से लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को देते हैं अगले राष्ट्र को और वो हैंडओवर कर देते हैं। तो बेसिकली राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय स्थापित करने के लिए किनको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विश्वजीत दास गुप्ता को। डीजीएमओ महानिदेशक अभी कौन है? तो इनका नाम है जनरल राजीव घई को। इनको बेसिकली डीजीएमओ नियुक्त किया गया है, डीजीएमओ महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और एनडीआरएफ के महानिदेशक, जो नेशनल हमारा जो डिजास्टर कंट्रोल के लिए जो हमारी सेना बनाई गई है उसका नाम क्या है? एनडीआरएफ है। ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, जो हर राज्य में आप देखेंगे एनडीआरएफ का होता है। जैसे बिहार में एनडीआरएफ की जो मूल ऑफिस है वो दानापुर के पास में है, वहां पे एनडीआरएफ है। और एक एसडीआरएफ भी है जो राज्य का अपना है, राज्य भी डिजास्टर के लिए अपना रखता है और साथ साथ केंद्र भी डिजास्टर के लिए अपने रखती है। क्योंकि डिजास्टर अर्थात जो आपातकाल है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अगर डिजास्टर को कंट्रोल करने, मैनेज करने के लिए फोर्स ना हो तो बहुत अधिक जान माल की हानि होती है। और वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में सर्वोच्च सेनापति कौन होती हैं? तो वो बेसिकली राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारे? तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना के 28वें सेनाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अमरप्रीत सिंह की नियुक्त किए गए हैं। नौसेना के 26वें जो सेनाध्यक्ष है वो किनको नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और थल सेना के 30वें जो सेनाध्यक्ष है वो किनको नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों सेना के बारे में आ गया। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो मैंने बताया कि भाई अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। और डिफेंस स्टाफ एक नया पद नियुक्त किया गया है जो बेसिकली तीनों सेना के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में वो काम करते हैं, रणनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। अगला है समुद्री सुरक्षा समन्वय के लिए, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के लिए किनको नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत दास गुप्ता को नियुक्त किया गया। और मैंने अभी जस्ट बताया कि समुद्री क्षेत्र में जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र होता है उसका बड़ा विवाद होता है, क्योंकि वहां पे तो कोई सीमा में आप कोई फेंसिंग करके तो रखे नहीं हुए कि भाई ये पोल गाड़ा हुआ है, इधर पाकिस्तान इधर भारत, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो सारे जीपीआरएस पे सिस्टम लोकेटेड किए गए हैं, जीपीआरएस पे रहता है।
थोड़ा भी जीपीआरएस अगर आप मूव कर गए तो आप पाकिस्तान में चले गए, थोड़ा मूव किए तो आप इंडिया में आ गए। तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के लिए किनको नियुक्त किया गया है प्रमुख के रूप में? तो उनका नाम है विश्वजीत दास गुप्ता को। जो डीजीएमओ महानिदेशक हैं वो कौन है? तो जनरल राजीव घई। और एनडीआरएफ जो राष्ट्रीय, एनडीआरएफ मतलब जो हमारा राष्ट्रीय है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारा राज्य का भी एसडीआरएफ भी है, जो राज्य अपने जो डिजास्टर है उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपनी एक बटालियन को क्या करती है, वो डिप्लॉय करके रखती है हर जगह पे। खास करके आप देखिएगा तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, या फिर जो तूफान या साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है जहां पे लैंडस्लाइडिंग होती है अर्थात भूस्खलन होता है, उन सब क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को डिप्लॉयड किया जाता है। चलिए अगला आता है कि बीएसएफ के महानिदेशक। देखिए ये जो है ना, ये बेसिकली पारामिलिट्री है, ये बेसिकली जो है ना, ये एसएसबी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एनसीसी है, इसमें जो ये सब ये पारामिलिट्री में, इनको आर्मी में शामिल नहीं किया गया। इसके लिए बड़ा विद्रोह होता है और होना भी चाहिए। अब आप भाई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप शहीद हो रहे हैं और आपको शहीद का दर्जा न दिया जाए, सिर्फ आर्मी को दिया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये मनोबल को थोड़ा सा क्या करता है, तोड़ता है। इन लोगों को क्या रखा गया रिजर्व में। जैसे इसमें पहला है बीएसएफ, बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स। अब बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स का काम है बॉर्डर पे सुरक्षा देना, अर्थात जब कोई इशू होगी तो वो बॉर्डर पे क्या करेगा, वो सुरक्षा देता। कोई इशू होगा तो आर्मी को वो क्या करेगा, हैंड ओवर करके वो पीछे हट जाता है। लेकिन अगर कोई इशू हुआ और हमारे जो नेबर जो हमारी कंट्री है, अगर उनके साथ हमारी बहुत अच्छी संबंध नहीं है, हमारी शत्रुता है, तो वो कभी उन पे अटैक करते हैं और उनकी भी जान जाती है, शहीद हो जाते हैं। लेकिन कहा गया कि नहीं, ये पारा मिलिट्री में आते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स है, इसके महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया है? उनका नाम है प्रवीण कुमार को। ठीक है। दूसरा एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के जो महानिदेशक है वो संजय सिंघल को किया गया। ये सब आईपीएस होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से ये जाते हैं। ठीक है, और इनको महानिदेशक के रूप में वहां नियुक्त किया जाता है। और सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो बेसिकली आप देखें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, या फिर राज्य सीमावर्ती क्षेत्रों में, विद्रोही क्षेत्रों में, जहां हो सकता है कि सांप्रदायिक विद्रोह की अधिक संभावना होती है, नक्सलाइट बेल्ट में, खास करके इनका उपयोग नक्सलाइट बेल्ट में किया जाता है। नक्सलियों के क्षेत्र में, नक्सलियों के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है सीआरपीएफ का। और वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। तो याद रखिएगा कि बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? अभी प्रवीण कुमार हैं। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल हैं। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। आइए सीआईएसएफ, बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की स्थापना किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो है ये सर्विस फोर्स है। जो आप देखते हैं कि इंडस्ट्री जो है, उद्योग हमारा, आप कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी का क्या है, वो बैकबोन है। क्योंकि औद्योगिक प्रक्रिया होगी तभी ना उत्पादन होगा वस्तु या सेवा का, और वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा तभी आपको रोजगार मिलेगा। तो भाई जो रोजगार देने वाला तंत्र है, जो पूरा सिस्टम है रोजगार देने वाला, उस सिस्टम को सुरक्षित करना पड़ेगा। और उसको सुरक्षित करने के लिए सरकार ने अलग से अपनी एक सुरक्षा टीम बनाई है जिसका नाम दिया है सीआईएसएफ, सेंट्रल जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो फोर्स है, इसको किया गया है। ये आप खासकर देखेंगे जैसे एनटीपीसी हो, थर्मल पावर हो गया, आप देखेंगे मेट्रो हो गई, इन सबों में इनको वहां पर नियुक्त किया जाता है और वहां की सुरक्षा इनके नियंत्रण में होती है। और वर्तमान में सीआईएसएफ के जो महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है? प्रवीर रंजन। कौन है? प्रवीर रंजन। अगला आईटीबीपी, जो तिब्बत का क्षेत्र है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला तिब्बती क्षेत्र है, जो चीन के साथ हमारी बॉर्डर बनाती है, तिब्बती क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र में हर प्रकार के जो सैनिक हैं वो वहां पर जाकर के सुरक्षा के कार्य में योगदान नहीं दे सकते हैं। तो कहा गया कि भाई उस क्षेत्रों के लिए एक्सपर्ट को रखा जाए। और वो कैसे एक्सपर्ट हो?
जो उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके और उनके पास इतनी स्किल हो, इतना कौशल हो, इतनी उनको ट्रेंड किया जाए कि पहाड़ी क्षेत्र में भी अगर दुश्मन हमारे साथ किसी प्रकार की कोई गलत बर्ताव करता है तो हम आसानी से उसका जवाब दे सके। इसीलिए तिब्बत क्षेत्र के लिए, तिब्बत का जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से गठन किया गया है जिसका नाम है आईटीबीपी। और आईटीबीपी के महानिदेशक अभी कौन है? उनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। तो यहां पे ये कितने हो गए? ये पारामिलिट्री में ये टोटल 5 हैं। पहला कौन है? बीएसएफ। बीएसएफ के महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार को। दूसरा कौन है? एसएसबी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल को। तीसरा सीआरपीएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है और इसके महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। और चौथा सीआईएसएफ जो बेसिकली इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? उनका नाम है प्रवीर रंजन। और आईटीबीपी जो तिब्बत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए गठित किया गया है उसके महानिदेशक कौन है? उनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। तो याद रखिएगा ये 5 पारामिलिट्री है। कौन कौन सा? बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी। फिर से एक बार बता दूं, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। दूसरा एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल। तीसरा सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चौथा सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन। और पांचवा आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर है। चलिए, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था थल सेना, वायुसेना, नौसेना का। एक बार फिर से उसको देख लीजिए। थल सेना के कौन है सेनाध्यक्ष? उपेंद्र द्विवेदी। और एक कैमे सेनाध्यक्ष हैं? 30वें सेनाध्यक्ष हैं। दूसरा नौसेना के सेनाध्यक्ष कौन है? उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये कैमे सेनाध्यक्ष हैं? 26वें सेनाध्यक्ष हैं। और तीसरा वायुसेना के सेनाध्यक्ष 28वें कौन है? अमरप्रीत सिंह। और ये तीनों जो हमारी सेना है इसके सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं और वो भारत की सर्वोच्च सेनापति है। अगला एनसीसी। बेसिकली एनसीसी का जो गठन है ना, ये आप कह सकते हैं कि एक रिजर्व फोर्स के रूप में रखा गया है कि कभी अगर बुरा वक्त आता है और हमारे पास सैनिकों की कमी हो जाए तो हम कुछ यंगस्टर को, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ट्रेंड करके रखें ताकि उन बुरे वक्त में उनसे सुरक्षा का कार्य करवाया जाए। इसलिए आज भी आप देखेंगे कि एनसीसी का जो कार्य है वो इंडियन आर्मी के क्षेत्र में होता है और उनको उस स्तर का ट्रेनिंग दिया जाता है। और वर्तमान में जो एनसीसी के महानिदेशक हैं उनका नाम कौन क्या है? वीरेंद्र वत्स हैं। और एनसीसी के जो महानिदेशक होते हैं मुख्यतः ये आर्मी से नियुक्त किए जाते हैं क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है जिसमें लेवल होता है, उस लेवल में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग उनको आर्मी के स्तर का ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये बेसिकली रिजर्व में रखा गया एक पूरा का पूरा सिस्टम है। ये फोर्स में भी नहीं है लेकिन इनको ट्रेंड करके रखा गया है ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसा वॉर हो और उस वॉर में अगर हमें मैन पावर की अधिक जरूरत पड़ती है, सैनिकों की अधिक जरूरत पड़ती है, तो इन्हें भी वहां पर नियुक्त करके उस कार्य को पूरा करवाया जा सकता है। और वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वत्स हैं। अगला आरपीएफ की पहली बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। बेसिकली जो बेसिकली रेलवे जो पुलिस फोर्स है आरपीएफ, जिनका नाम है, जिसका मूल काम क्या है कि ये रेलवे सुरक्षा करता है। हमेशा देखिए रेलवे में 2 चीज है, एक तो आरपीएफ है, ठीक है, तो आरपीएफ का काम है कि ये भाई रेलवे को केंद्रीय स्तर पर सुरक्षित करना। और एक है जीआरपी। जीआरपी जो है इसका मूल काम है कि भाई ये राज्य स्तर पर सुरक्षित करती है। और आपको पता है कि रेलवे का जो टिकट हम परचेज करते हैं उस पर जो यात्रा कर लगाई जाती है वो राज्य लेता है। इसलिए हर राज्य में आप देखें कि उस राज्य के क्षेत्र में वहां की जो बिहार पुलिस होती है, सॉरी जैसे बिहार की बात है बिहार पुलिस है, उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो पुलिस के दायित्व तो होता है कि वो अपने राज्य में रेलवे की सुरक्षा करे। तो रेलवे के सुरक्षा के लिए 2 स्तरीय पुलिस होती है, एक तो केंद्रीय स्तरीय जिसमें बेसिकली आरपीएफ को रखा जाता है, और एक राज्य स्तरीय जो है ना वो पुलिस होती है जो उस राज्य के जो पुलिस फोर्स होते हैं उनके द्वारा उसे कंट्रोल करवाया जाता है। और वर्तमान में
आरपीएफ की पहली महिला निदेशक बनी है। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट वुमेन है महिला निदेशक, जिनका नाम क्या है? सोनाली मिश्रा। तो याद रखिएगा कि सोनाली मिश्रा क्या है? ये प्रथम महिला महानिदेशक बनी है किस पुलिस फोर्स की? आरपीएफ की। और आरपीएफ का काम रेलवे को सुरक्षा प्रदान करना है। तो रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर गठन किया जाता है पुलिस फोर्स का। चलिए अब महत्वपूर्ण आयोग एवं उसके प्रमुख अध्यक्ष की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और इसमें हम लोग सेना, राजनैतिक योजना के या फिर आप आयोग के अध्यक्ष या महत्वपूर्ण कुछ जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके जो प्रमुख है उन प्रमुख की नियुक्ति को हम लोग इसमें कवर करेंगे, क्योंकि इन्हीं सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए चुनाव आयुक्त जो होते हैं ना वो 3 होते हैं। उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आयुक्त होते हैं। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये बड़े हमेशा ये विवाद में रहे हैं। और खास करके देखिएगा कि बिहार इलेक्शन के बाद ये बड़े विवाद में है, अभी भी विवाद में है। बंगाल में इलेक्शन हो रही है, बड़े विवाद में है। और वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? ज्ञानेश कुमार हैं और ये 26वें चुनाव आयुक्त हैं। क्या में है? 26वें चुनाव आयुक्त है। इनके सहयोग में दो चुनाव आयुक्त और हैं। एक का नाम है विवेक जोशी और दूसरे का नाम है सुखबीर संधू। याद रखिएगा कि हमारे जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग अलग अलग है। राज्य चुनाव आयोग का काम है स्थानीय स्वशासन का चुनाव करवाना या फिर नगर पंचायतों का चुनाव करवाना, अर्थात वो ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन की चुनाव करवाती है। वो उसका किसका काम है? वो राज्य चुनाव आयुक्त का काम है। और आप देखेंगे कि बीपीएससी से जो रिक्रूटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, उसमें राज्य चुनाव आयोग में भी नियुक्ति की जाती है। राज्य चुनाव आयोग में भी वहां से सिलेक्शन होकर के स्टाफ जाते हैं। और ये जो है ना ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, अर्थात ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है जो केंद्रीय स्तर पे, जिनका काम लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्यसभा का चुनाव करवाना, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना और राज्य में जो विधानसभा विधान परिषद चुनाव होती है इसको करवाया जाता है। और स्थानीय स्वशासन की जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाई जाती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। और उनके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त है, जिसमें एक कौन है? तो एक है विवेक जोशी और दूसरा कौन है? इनका नाम है सुखबीर संधू। तो ये 3 होते हैं, एक मुख्य होते हैं और 2 उनके सहयोगी आयुक्त होते हैं। चलिए कैग का बेसिकली जो काम है, सीएजी कैग का काम है ऑडिट करना। ठीक है, ये ऑडिटर जनरल ही होते हैं। ऑडिट का कार्य क्या होता है? ऑडिट जिसे हम हिंदी में अंकेक्षण कहते हैं। ऑडिट का कार्य है कि सरकार की जो भी खर्चे हुई है, भाई कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कितना एक्स्ट्रा खर्च हुआ, कितना कम खर्च हुआ, सरकार की फंड का कहां उपयोग हुआ, कहां उपयोग नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने जो राज्य को फंड दिया, योजना में जो फंड दिया गया, क्या उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, या पर क्या वहां मिसमैच यूज है, क्या वहां पर ऐसा तो नहीं है कि कुछ लीकेज है, लीकेज मतलब कुछ घोटाला है। इन सब टाइप की जो रिपोर्ट है ये पूरे अकाउंटेंसी करता है और अकाउंटेंसी करके ये सदन के सामने ये पोर्टल पे रख देता है। तो वर्तमान में 15वें जो हमारे सीएजी हैं वो कौन है? संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति हैं। और सीएजी के द्वारा ये क्या करते हैं? ये बेसिकली जो पूरे जो ऑडिट का काम है इसके द्वारा किया जाता है। पहला अगला लगता है कि महालेखा महानियंत्रक मतलब ये पूरा का पूरा ये लेखा परीक्षण की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। और वर्तमान में 29वें महालेखा महानियंत्रक किनको नियुक्त किया गया है? टीसीए कल्याणी को किया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अभी कैग कौन है, सीएजी कौन है? तो के संजय मूर्ति। इसलिए हमेशा देखिएगा जो सरकारी अधिकारी बोल रहे यार कैग का ऑडिट हो रहा है, कैग की ऑडिट मतलब सेंट्रल ऑडिट हो रही है। और सेंट्रल ऑडिट में अगर गड़बड़ी होता है तो राज्य सरकार, देखिए इसके पास, कैग के पास वो अधिकार नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे, वो कंप्लेन, वो नहीं, ये कैग रिपोर्ट कलेक्ट करके और ये केंद्र को देती है कि आपके द्वारा जो योजनाओं पे खर्च किया गया या योजना पे खर्च करने के लिए आपने जो राज्य को ट्रांसफर किया या आपके व्यक्तिगत आपके सेंट्रल योजना में जो खर्च की गई उसका ये सही तरीके से रिपोर्ट दिया गया है।
नीति आयोग, आप सबको पता है कि नीति आयोग की जो स्थापना है, नीति आयोग की जो स्थापना है, याद इसको रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। किसको हटा करके? तो याद रखिएगा, योजना आयोग को। किसको हटा करके? योजना आयोग को। और योजना आयोग की जो स्थापना है ये 1950 में किया गया। कहेंगे सर क्यों किया जाता है इस सब की स्थापना, क्या जरूरत है? देखिए, बेसिकली ये जो स्थापना है ना, ये जो बेसिकली स्थापना है ये है कि भाई अगर राष्ट्र में आर्थिक तथा सामाजिक विकास की दर को क्या करना है, अगर बढ़ाना है, तो इसके लिए नीति निर्माण करना होगा। क्या करना होगा? नीति निर्माण करना होगा। और नीति निर्माण करने के लिए एक सलाहकार बॉडी चाहिए। और नीति आयोग को थिंक टैंक बॉडी कहा जाता है। थिंक मतलब सोचना, थिंक टैंक बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, थिंक टैंक बॉडी ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इससे पहले कौन था? योजना आयोग था, जिसको जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और 15 अगस्त 2014 को राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा था कि हम एक कोऑपरेटिव रिलेशन वाला एक हम बॉडी बना रहे हैं, सहकारी संबंध की बॉडी बना रहे हैं। कैसा सहकारी? संघवाद, अर्थात हम राज्यों को केंद्र के साथ क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। और इसके लिए हम योजना आयोग को हटाकर उसके जगह पर किसकी स्थापना करें? नीति आयोग की। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, इसका बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ चुका है। इसका फुल फॉर्म क्या आता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और बाद में जोड़ दीजिए आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है। और इसकी स्थापना कब किया गया है? इसकी स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। और इसके लिए अनाउंसमेंट कब किया गया? अनाउंसमेंट किया गया था 15 अगस्त 2014 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए, अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है, इस आयोग के जो मूलतः अध्यक्ष होते हैं, इस आयोग के मूलतः क्या हैं? अध्यक्ष होते हैं। वो अध्यक्ष कौन होते हैं? वो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो चेयरमैन हैं, इसके जो चेयरमैन है, ये बाय डिफॉल्ट कौन होते हैं? पीएम होते हैं। इसके ही नहीं, जो योजना आयोग थी, योजना आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, इस दोनों के भी जो अध्यक्ष थे वो कौन होते थे? वो प्रधानमंत्री होते। ठीक है, तो योजना आयोग, नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? प्रधानमंत्री है। और ये जब तक पद पर रहेंगे अध्यक्ष यही रहेंगे। दूसरा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा एक उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उनका नाम है सुमन बेरी। अब कहेंगे सर उपाध्यक्ष की क्या जरूरत है? देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्र को भाई पूरे वो सत्ता पक्ष के नेता के वो क्या है? नेता है, वो सत्ता नेता है। उनके पास बहुत सारी विकास के कार्य हैं, उनके पास अंतर्राष्ट्रीय कार्य भी है, बहुत सारी कार्य हैं। सारी की सारी जो
पूरे कैबिनेट है उसका वो प्रमुख होते हैं, कैबिनेट के प्रमुख होते हैं, मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं, बहुत सारी कार्य। इसीलिए यहां पर उनके सहयोग के लिए एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है पीएम के द्वारा ही, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। तीसरा, नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिनका काम थोड़ा सा तकनीकी जो सपोर्ट करना होता है या तकनीकी कार्य को नियंत्रित करना होता है या तकनीकी कार्य में सहयोग करना होता है, वो किसका काम है? तो वो बेसिकली सीईओ का काम है। और निधि छिब्बर को नीति आयोग के प्रथम महिला सीईओ नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, ये प्रथम महिला सीईओ नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? उनका नाम है निधि छिब्बर। ठीक है, तो ये प्रथम महिला सीईओ नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग में एक चीज और बता दूं, नीति आयोग में एक होता है गवर्निंग काउंसिल। और गवर्निंग काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं, ये कौन होते हैं? ये बेसिकली राज्यों के क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं। राज्यों क्या होते हैं? सीएम होते हैं। एक इसी में आता है क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल। एक इसी में क्या होता है? क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल। और रीजनल काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है, ये प्रधानमंत्री पीएम होते हैं या फिर इनके द्वारा, पीएम के द्वारा अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया कोई अन्य होगा, कोई अन्य व्यक्ति होता है। लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष कोई और हो नहीं सकता है। ये एक दो बार प्रश्न पूछ दिया गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा किसी को नियुक्त किया जा सकता है, तो एकदम नहीं। लेकिन जो क्षेत्रीय परिषद है, रीजनल काउंसिल है, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा किसी अन्य को अपने अब्सेंस में, अपने अनुपस्थित होने के समय में किसी अन्य को वहां पर नियुक्त किया जाता है। अब कहेंगे सर इनका काम क्या है? तो ये जो गवर्निंग काउंसिल है, ये जो कार्य करता है, ये नीति आयोग का सबसे मूल काम है। नीति आयोग कहता है कि हम राज्य और केंद्र के बीच में, हम क्या करेंगे? राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में एक सहकारी संबंध बनाएंगे। क्या बनाएगा? ये सहकारी संबंध बनाती है, कोऑपरेटिव रिलेशन, ताकि राज्य और केंद्र मिल करके अगर विकास के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करेगी तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, और इसी उद्देश्य से गवर्निंग काउंसिल की स्थापना किया गया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं और वहां पर जितने भी जो डिसीजन मेकिंग कार्य या नीति निर्माण का कार्य है, उसका मूल कार्य इसके द्वारा करवाया जाता है। और जो रीजनल काउंसिल है, इसका काम है डिस्प्यूट को खत्म करना, विवाद को खत्म करना। एक से दो से अधिक राज्यों के बीच में, या फिर राज्य और केंद्र के बीच में, या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में, मान लो कि जल बंटवारा का विवाद है, सीमा का विवाद है, या फिर किसी प्रकार की कोई विवाद है, उस विवाद को ये सॉल्व करने के लिए किसको स्थापित किया गया है? रीजनल काउंसिल को किया गया है। तो यहां पर याद रखिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है? सुमन के बेरी हैं। और उपाध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के सीईओ कहें, निधि छिब्बर हैं। चलिए अब अगला कहता है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। विधि आयोग का कार्य मूलतः विधि कार्यों, जो हम विधि बनाते हैं उस कार्यों के लिए ये क्या करते हैं? ये सलाह देते हैं। और जो अभी 23वें विधि आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी है। कौन है अध्यक्ष? दिनेश माहेश्वरी है। ठीक है, हाँ, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि कॉपी में नोट एकदम कर सकते हैं कॉपी में, इसीलिए हम बहुत ही स्लोली इसको पढ़ा भी रहे हैं ताकि आप आसानी से नोट कर सकें। ठीक है, और बात रही जहां तक, तो अभी वर्तमान में 72वीं आपका बीपीएससी है। इसके बाद
जो एक्साइज दरोगा का आपका एग्जाम है, साथ ही TRE-4 जो सबसे बड़ी एग्जाम है, जो बड़े लंबे इंतजार के बाद ये एग्जाम हो रहा है। और आयोग ने, अच्छी बात है कि आयोग के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है, उनका जो पॉडकास्ट चलता है पॉडकास्ट के तहत उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमने जो कैलेंडर में सितंबर के जो तीसरे सप्ताह का जो डेट दिया वो निश्चित डेट है। हम प्रयास करेंगे कि उसी डेट को एग्जाम को कंडक्ट करें और बहुत जल्द उसका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। साथ ही साथ अभी 30 मई को एक एग्जाम है प्रोजेक्ट मैनेजर का, बिहार औद्योगिक सेवा का एक एग्जाम है प्रोजेक्ट मैनेजर का, जिसमें 40 प्रश्न पूछा जाता है करंट अफेयर से। 40 प्रश्न का कंट्रीब्यूशन होता है। 150 प्रश्न का एग्जाम होता है, उसमें 40 प्रश्न करंट अफेयर, 40 प्रश्न रीजनिंग और 70 प्रश्न उसमें पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से। तो 150 प्रश्नों का एग्जाम होता है जिसमें 40 प्रश्न करंट अफेयर से। आप समझ सकते हैं करंट अफेयर का कितना बड़ा वेटेज है उस एग्जाम में। तो वो एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष की नाम याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और CEO कौन है? निधि छिब्बर हैं। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी हैं। हमारे जो कैग हैं, हमारे CAG हैं, उनका नाम क्या है? के संजय मूर्ति हैं, जो भारत के 15वें CAG हैं। और हमारा महालेखा महानियंत्रक जो हैं, ये कौन है? ये TCA कल्याणी हैं, जो 29वें महालेखा महानियंत्रक है। और हमारे अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं, जो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और उनके अलावा 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं, एक का नाम क्या है? विवेक जोशी, और दूसरे का नाम क्या है? सुखवीर संधू है। चलिए एक और लास्ट इसमें हम लोग देखते हैं। अगला है 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष। देखिए 16वीं जो वित्त आयोग है ये 2026 से लेकर के 2031 तक के लिए इस वित्त आयोग को नियुक्त किया गया है। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, इनका मूल काम क्या होता है? वित्त आयोग का मूल काम क्या है? ये केंद्र और राज्य के बीच में, याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच में जो कर राजस्व की बंटवारा होती है उसके दर के लिए ये सुझाव देते हैं कि किस दर पर बंटवारा किया जाए। और वर्तमान में जो 16वीं वित्त आयोग है ये अरविंद पनागड़िया जो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, अरविंद पनागड़िया की अध्यक्षता में 16वीं वित्त आयोग की गठन किया गया है। और इस वित्त आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया और इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो राजस्व है कर राजस्व का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में, किसके? राज्य और केंद्र के बीच में किया जाएगा। किस दर से? तो राज्य को दिया जाएगा 41% और केंद्र को कितना दिया जाएगा? 59%। 15वीं वित्त आयोग की भी सेम यही रिकमेंडेशन थी। 15वीं वित्त आयोग की भी सेम यही रिकमेंडेशन थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताइए। 15वीं वित्त आयोग बेसिकली 20 से 25 के लिए वो बनाई गई थी। ठीक है, चलिए सॉरी 21 से 26 के लिए बनाई गई थी, क्योंकि 20 में तो कोविड का समय था। और जो 15वीं वित्त आयोग है उसने 15वीं वित्त आयोग ने, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, जो 15वां वित्त आयोग था उसने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया था कि राज्य को दिया जाए 42 और केंद्र को दिया जाए 58। कितना दिया जाए? 58%। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का गठन किया गया, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने, तो उन्होंने अपने सुझाव को परिवर्तित किया। उसमें उन्होंने क्या किया? संशोधन किया। और जम्मू कश्मीर के गठन के बाद, जम्मू एंड कश्मीर के गठन के बाद 15वीं वित्त आयोग ने कहा कि नहीं, अब केंद्र का खर्च बढ़ गया तो राज्य को दिया जाए 41%। राज्य को कितना दिया जाए? 41%। और केंद्र का खर्च बढ़ गया जिसके कारण उनको कितना दिया जाए? 59% दिया जाए। तो याद रखिएगा कि 15वीं वित्त आयोग और 16वीं वित्त आयोग का जो रिकमेंडेशन है कर राजस्व बंटवारा का, वो लगभग क्या है? वो लगभग नहीं, सेम ही है, लेकिन एक डिफरेंस है। 15वीं वित्त आयोग और 16वीं वित्त आयोग का जो फॉर्मूला है
उस फॉर्मूला में डिफरेंस, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो वित्त व्यवस्था है उसको प्रमोट करने के लिए ये राज्यों को प्रोत्साहन राशि देते हैं। प्रोत्साहन राशि मतलब कि जो राज्य जितना बेहतर किया उसको ये एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जिससे क्या होती है, राज्य प्रोत्साहित होगी और वो और अधिक राजस्व कार्य को बढ़ाने या और अधिक आर्थिक विकास करने का कार्य करेगा। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं अभी बता दे रहा हूं, अभी जो इनके फॉर्मूला में चेंजिंग हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछने की 100% संभावना है आपके टीआरई, बीपीएससी और अन्य जो एग्जाम है उसमें। क्या फॉर्मूला में चेंजिंग हुआ है, सो देखिए। बेसिकली इस बार जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां पे दो दी हुई है, यहां पे दो चीज, पूरे दो विवरण दिया हुआ है। विवरण में यह कहा गया कि ये जो इनका फॉर्मूला है पूरा का पूरा, इस फॉर्मूला में 15वीं वित्त आयोग और 16वीं वित्त आयोग में कुछ परिवर्तन किया गया है। पहले हम बात करते हैं 15वीं वित्त आयोग की। ये 15वीं वित्त आयोग का डिटेल है। इसमें कहा गया कि आय की दूरी, आय की दूरी का मतलब है कि असमानता, असमानता। तो जिस राज्य में असमानता जितना कम होगा उसको अधिक पॉइंट दिया जाएगा और जिसका असमानता अधिक होगा उसको पॉइंट कम दिया जाएगा। तो इसमें असमानता का वेटेज दिया गया था 45%। दूसरा, जनसंख्या 2011 से जनसंख्या के आधार पर, ताकि आप भाई देखिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए बल दिया जा रहा है। अब भाई हमारा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% था। कितना था, 17.7%। 2001 से लेकर के 2011 तक उतना अगर जनसंख्या ग्रोथ रेट हो तो बर्बाद हो जाएंगे यार। वही देखिए, आप नागालैंड की बात कीजिए, नागालैंड ने जनसंख्या वृद्धि को नेगेटिव कर दिया, -0.6%। यह दिखाता है कि नागालैंड जनसंख्या कंट्रोल की प्रक्रिया पर कंटिन्यू कार्य कर रहा है, अपने लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि वो जनसंख्या नियंत्रण करे। क्योंकि बिना जनसंख्या नियंत्रण किए हुए इतनी बड़ी जो ये अर्थव्यवस्था में जो ये सारी समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी की समस्या है, इसे इजीली कंट्रोल करना संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास जनसंख्या है और जनसंख्या अगर वो मानव पूंजी नहीं बना तो फिर वो आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई, और मानव पूंजी बन गया तो पूरे विश्व से पैसा उठा करके ले आएगा भारत में। तो हमारे यहाँ मानव पूंजी की दर बहुत कम है। हमारे यहाँ जो श्रमिक हैं उस श्रमिक में 3 से 4% श्रमिक जो है ना वो पूर्ण कौशल उनके पास है, वे स्किल्ड है। और इसके अलावा लगभग 96-97% जो श्रमिक है वो या तो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, मतलब अकौशल, उनके पास कौशल नहीं है या कौशल भी है तो बहुत ही कम है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही बड़ी एक समस्या हो गई है। और 15वीं वित्त आयोग में जनसंख्या पर कितना वेटेज दिया गया था, 15%। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन का अर्थ होता है कि 14 से लेकर 62 वर्ष आयु के लोगों की संख्या, 14 से लेकर 62 वर्ष आयु के लोगों की जो संख्या है यह कितना है, और 0 से 14 और 62 से ऊपर आयु के लोगों की क्या संख्या है। क्योंकि ये होते हैं निर्भर और ये होते हैं कामगार, ये कमाते हैं और ये लोग इनके कमाई के पैसा पर बैठ के अपनी जीवन यापन करते हैं। क्योंकि एक तो बुजुर्ग है और एक बच्चा है, एक लेबर एक्ट के अंदर आ जाएगा, वो उस पर हमारा लेबर एक्ट काम नहीं करेगा, वो तो एक जुवेनाइल एक्ट के अंदर आ जाता है। और ये वो हैं जो वृद्ध हैं जिनके कार्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। इसी जो रेशियो है इसी को कहते हैं जनसांख्यिकीय प्रदर्शन। और आपको बता दूं कि हमारा जो देश है, इस देश में जो हमारा कामगार जनसंख्या ये बहुत अधिक है, बहुत ही अधिक है, लगभग 62 से 65% तक। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र लगभग 26-25 वर्ष से लेकर के 62 वर्ष तक है, इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो कहा गया कि जनसांख्यिकीय प्रदर्शन पर कितना वेटेज दिया गया, 12.5%। क्षेत्र अर्थात क्षेत्रफल पर वेटेज कितना था 15वीं में, 15%। वन क्षेत्र पर कितना वेटेज था, 10%। कर और राजकोषीय प्रयास पर कितना वेटेज था, 2.5%। और जीडीपी पर यहां पर कोई प्रतिशत का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि जीडीपी अर्थात जो सकल घरेलू उत्पाद है, कुल उत्पादन है, इसको इस बार 16वीं वित्त आयोग के फॉर्मूला में शामिल किया गया है। तो पहला याद रखिएगा, 16वीं वित्त आयोग में 16वां जो वित्त आयोग है इसके फॉर्मूला में नया क्या शामिल किया गया है, जीडीपी में योगदान, कि भारत के जीडीपी में किस राज्य का कितना योगदान है।
जिसका योगदान अधिक होगा उसे अधिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका योगदान कम होगा उसे कम प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। चलिए, तो याद आ समझ में आ गया कि एक तो जीडीपी का योगदान किसमें जुड़ा है, 16वीं वित्त आयोग में जुड़ा है। अब बदलाव क्या हुआ, जो पहले से था जिसमें आय की दूरी, इसके बाद जनसंख्या, जनसांख्यिकी प्रदर्शन, क्षेत्र, वन, कर और राजकोषीय प्रयास, ये पहले से था। अब 16वीं में क्या परिवर्तन किया गया, तो 16वीं में सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है कि कर और राजकोषीय प्रयास पर जो यहां पर 2.5% वेटेज दिया था उसको हटा दिया गया। तो याद रखिएगा कि 16वीं में क्या जोड़ा गया है, तो 16वीं में जीडीपी में योगदान को ऐड किया गया, इसको क्या किया गया, ऐड किया गया है, और कर और राजकोषीय प्रयास को 16वां जो वित्त आयोग है उसमें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। चलिए, अब जो बचा है पुराना वाला 5, उसमें क्या परिवर्तन है, तो देखिए, आय की दूरी पर वेटेज 15वीं में था 45%, इसमें 2.5% को 2.5% कम कर दिया है, और 2.5% कम करके 42.5 कर दिया है। कम और बेसी वाला पढ़ते रहेगा, ये प्रश्न भी पूछने की पूरी संभावना है कि किस फॉर्मूला के किस कारक को बढ़ाया गया, किस कारक में कमी की गई, किस कारक को हटाया गया, किस कारक को जोड़ा गया, ये मूल प्रश्न है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया बड़े पॉपुलर लोग हैं, जो पढ़ता है उनको जानता ही जानता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी वो करंट अफेयर बनने का चांस नहीं, मेन करंट अफेयर बनने का चांस ये है। अगला यहां पे रहता है कि अगला कौन सा है, तो अगला है जनसंख्या 2011। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें 2.5% बढ़ाया गया है, इसमें 2.5% क्या किया गया है, इसमें 2.5% बढ़ा दिया गया है, इसमें 2.5% क्या किया गया है, इसमें बढ़ाया गया है। तीसरा, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन में 2.5% कम किया गया है, इसमें 2.5% क्या किया गया है, कम किया गया है। अगला वन क्षेत्र, वन क्षेत्र में 5% कम किया गया है, वन क्षेत्र में क्या किया गया है, वन क्षेत्र में 5% कम किया गया है। अगला क्षेत्रफल में 5% कम किया गया है। अगला वन क्षेत्र, वन क्षेत्र में कोई चेंजिंग किया नहीं गया है, वन क्षेत्र में कोई चेंजिंग किया नहीं गया है। तो याद रखिएगा, जोड़ा किसको गया, तो जीडीपी में योगदान को जोड़ा गया, हटाया किसको गया, कर और राजकोषीय प्रयास को हटा दिया गया, जो 15वीं में था 16वीं में उसको हटा दिया गया, और 15वीं में जीडीपी में योगदान नहीं था जिसे 16वीं में जोड़ा गया है। वन क्षेत्र पर जो वेटेज था वो जितना 10% वेटेज 15वीं में था, 10% वेटेज ही 16वीं में रखा गया है। इसके बाद आय की दूरी में पहले वेटेज 45% दी गई थी, जिसमें 2.5% की कटौती करके 16वीं वित्त आयोग के फॉर्मूला में 42.5 रखा गया। जनसंख्या 2011 का जो वेटेज था वो 15वीं में 15% था, जिसको 2.5% बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा कि आय की दूरी में 2.5% कम किया गया, और जनसंख्या में जो 15% था उसको बढ़ाकर 17.5% किया गया। तीसरा, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन जो 12.5% का वेटेज दिया गया था 15वीं में, उसे घटाकर 10% कर दिया गया है। तो इसको क्या किया गया, यहां पर घटाया गया है। जो क्षेत्रफल था, अर्थात राज्यों का क्षेत्रफल, अर्थात राज्यों का जो क्षेत्रफल था उसका वेटेज 15वीं में 15% दिया गया था, 16वीं में 5% घटा करके कितना कर दिया गया, 10% कर दिया गया था। और वन क्षेत्र का जो वेटेज था वो 10% 15वीं में था, 10% ही 16वीं में रखा गया है। तो यहां से कितना क्वेश्चन बनता है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, फॉर्मूला में किसको नया ऐड किया गया, तो एक क्वेश्चन, एक मैं इसको लिख देता हूं आपको ताकि ये समझ में जाएगा। पहला क्वेश्चन, किसको ऐड किया गया, तो जीडीपी में योगदान को ऐड किया गया। पहला प्रश्न, किसको हटाया गया, तो हटाया गया है कर और राजकोषीय प्रयास को हटाया गया है। किसमें परिवर्तन नहीं किया गया, तो वन क्षेत्र जो था उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो वेटेज 10% 15वीं में थी, सेम वेटेज को 16वीं में रखा गया है। इसके बाद किसको कम किया गया, तो 3 को कम किया गया है। किसको कम किया गया, आय की दूरी के वेटेज को कम किया गया। दूसरा किसको कम किया गया, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को कम किया गया। और तीसरा किसको कम किया गया, राज्यों के क्षेत्र को कम किया गया। इसमें आय की दूरी में 2.5% की कमी हुई, 45 से घटा करके 42.5। दूसरा, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन में 2.5% की कमी हुई, 12.5 से घटाकर 10। और तीसरा, क्षेत्रफल में 5% की कमी की गई, 15 से घटाकर
कितना किया गया? 10 किया गया, और बढ़ोतरी सिर्फ एक में हुआ है, जनसंख्या में। जो पहले वेटेज 2011 का जनसंख्या के अकॉर्डिंग 15% दिया गया था, जिसको बढ़ा करके कितना किया गया है? 17.5% किया गया है। तो यहां से लगभग आप देखिए कि ये 5-6 प्रश्नों का सार मिलता है। और याद रखिएगा कि ये जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग का जो रिकमेंडेशन है, इस रिकमेंडेशन में राजस्व, जो कर राजस्व का बंटवारा है, वो कितना है? राज्यों को कितना देगा केंद्र सरकार? कुल कर राजस्व का 41%, और जो 59% है वो राज्य के अपने व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार रखेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, और उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण हमारे डिटेल्स थे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको याद रखिएगा। नियुक्ति में कुछ और भी अभी बचा हुआ है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जो हम लोग मंडे के क्लास में करेंगे। और हमारा ये जो सेशन है, ये मंडे टू फ्राइडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन, शाम के कितने बजे? तो याद रखिएगा 7:30 पे ये प्रारंभ होगा। हमारा जो ज्ञान बिंदु बीपीएससी ऑफिशियल चैनल है, उस चैनल पे ये लाइव क्लास चलेगी करंट अफेयर की। और ये करंट अफेयर जो है, ये हमारा जो अभी वर्तमान में जो त्रैमासिक करंट अफेयर है, जो ऑलरेडी बाजार में उपलब्ध है, बहुत ही पतली सी और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इस करंट अफेयर के पूरे जो कंटेंट है, उसको इसमें करवाई जाएगी। अभी तो ये नियुक्ति है, नियुक्ति के बाद फिर हम लोग नोबेल प्राइज पे देखेंगे, फिर नोबेल के बाद हम वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, 2023 का वन रिपोर्ट, फिर उसके बाद हम भारत और बिहार की हम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर से हमारा डिटेल करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रत्येक दिन सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक शाम के 7:30 बजे मैं वरुण कुमार ठाकुर यहाँ पे लाइव आऊंगा, और साथ साथ रोशन सर भी यहाँ पे लाइव आएंगे, और हम दोनों लोग मिलकर के इस करंट अफेयर को पूरा करेंगे। ये करंट अफेयर बीपीएससी, एक्साइज इंस्पेक्टर, टीआरई 4 और अपकमिंग जितनी भी एग्जामिनेशन है, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ये हमारा सेशन रेगुलर यहाँ पे चलेगा, इसलिए आप प्रत्येक दिन इस सेशन को ज्वाइन करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु बीपीएससी ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब, और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं मंडे के इवनिंग में 7:30 PM। जो नियुक्ति का है वो बचा हुआ है, उसके बाद हम वहां पर क्या देखेंगे? तो बहुत महत्वपूर्ण जो नोबेल प्राइज पूछा जाता है वो वहां पे देखेंगे। और इस बार 14 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। कितने लोगों को? 14 लोगों को। सिर्फ शांति में और साहित्य में 1-1 लोगों को दिया गया है, और इसके अलावा अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है, चिकित्सा में 3 लोगों को दिया गया है, भौतिकी में 3 लोगों को दिया गया है, रसायन शास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है। तो टोटल 14 लोगों को दिया गया है। बहुत खूबसूरत सा ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक से उसको याद करना है। तो अगले क्लास में हम लोग उसको देखते हैं। ओके, थैंक यू।